मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अल्फा स्टडी विनर्स के एजुकेशनल चैनल पर। मैं शरद गायके आज आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज का यूजेज कितना इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसलिए हम आज इंग्लिश से शुरुआत करने वाले हैं। तो इंग्लिश को जैसे हम तीन अलग अलग चीजों में क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी जैसे एग्जाम्स को हम अपीयर करते हैं, तो हमें मेजरली वोकैबुलरी, ग्रामर एंड यूजेज और रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर काम करना होता है इंग्लिश के ओवरऑल। तो जो वोकैबुलरी और रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होती है, ये हमारी ग्रेजुअली पढ़ के और रीडिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करके हो जाती है। लेकिन ग्रामर का यूजेज किस तरह से करना चाहिए और ग्रामर किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट से, जैसे कि नाउन्स। तो चलिए आज पढ़ते हैं नाउन्स। तो आज का हमारा सेशन होगा नाउन का, इंग्लिश ग्रामर का पहला ही सेशन है। इसके बाद कई सारे सेशंस आपको इस चैनल पर हमारे देखने को मिलेंगे। तो आज देखते हैं कि नाउन्स होते क्या है, और नाउन्स के बारे में कई सारी मिसकंसेप्शंस भी कुछ लोगों के मन में हो सकती है, जिन्हें आज हम क्लियर करेंगे, और काफी लोगों के जो डाउट्स होते हैं उन्हें भी आज क्लियर करेंगे। तो आज की पहली कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या होता है। तो आई टेल यू कि अ नाउन इज एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और कॉन्सेप्ट। किसी भी व्यक्ति को, जगह को, किसी वस्तु को या किसी प्राणी को दिया हुआ नाम, उसके लिए नाउन होता है। तो नाउन को हम कई ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेजरली कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो आज देखते हैं कि बेसिकली नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, और कई सारे क्लासिफिकेशंस है। तो आज हम नाउन्स को इन डिटेल पढ़ते हैं। तो नाउन के कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन्स के लिए है तो सोल्जर भी एक पर्सन होता है, कजिन भी पर्सन होते हैं, लॉयर भी पर्सन होते हैं, या फिर प्लेसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं हाउस, लंदन, फैक्ट्री। ये तीनों भी अलग अलग प्लेसेस के नाम हैं, अलग अलग प्लेसेस है। जैसे कि एनिमल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं रैट और शार्क और मिकी, जो हम सबका फेवरेट होता है। तो ये सारे हैं एनिमल्स। देन देयर कम्स टेबल, लंदन ब्रिज, नाइट्रोजन, मंथ, इंच, कुकिंग, ये सारे थिंग्स है। देन आइडियाज या फिर कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकती है, तो कंफ्यूजन, काइंडनेस, फेथ, जॉय, ये सारी होती है आइडियाज। अब ये जो हमने नाउन्स इस लिस्ट में देखे हैं या पढ़े हैं, ये सारे एक कलेक्टिवली हमने जस्ट एज अ नाउन इनको देखा है। जब हम इनको क्लासिफाई करेंगे, जब इनका फर्दर डिवीजन देखेंगे, तब ये सारे नाउन्स अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। कॉमन नाउन्स होते क्या है, जैसे कि हमने देखा कि नाउन की डेफिनेशन, तो नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इन तीनों की डेफिनेशन में सिर्फ एक टर्म का डिफरेंस है। जैसे कि मैंने पहले कहा नाउन की डेफिनेशन में कि अ नाउन इज एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और कॉन्सेप्ट। तो कॉमन नाउन होता है, अ कॉमन नाउन इज अ जनरल और अ कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और कॉन्सेप्ट। और इसी तरह से अगर प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखी जाए, या फिर इसके जो टर्म का डिफरेंस है वो देखा जाए, तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन ये बनती है कि अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और कॉन्सेप्ट। अब ये तो हुई डेफिनेशंस। देखते हैं कि किस तरह से यूज होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं ना, वो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, प्राणी, मतलब पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं उस व्यक्ति को, उस जगह को, उस प्राणी को या उस वस्तु को। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि पर्सन इज अ कॉमन नाउन, कोई भी पर्सन हो सकता है, मैं भी पर्सन हूं, आप सभी पर्सन हैं। देन सिटी, कोई भी सिटी, दुनिया का कोई भी शहर, उसके लिए हम सिटी ही यूज कर सकते हैं कॉमन नाउन में।
देन डॉग, तो आपका पेट होगा, मेरा होगा, या फिर किसी का भी, या फिर कुछ वाइल्ड डॉग भी होते हैं, तो सारे डॉग्स को हम डॉग ही कहते हैं। तो डॉग इज अ कॉमन नाउन फॉर ऑल ऑफ देम। तो फिर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है? अगर किसी पर्सन का हमें नाम पता है, जैसे कि माइकल एक व्यक्ति है, हम अगर पर्सन कहते हैं तो सिर्फ हमें पता चलता है कि हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्सन आइडेंटिफाई तो हो रहा है, लेकिन क्या स्पेसिफिकली हम कह रहे हैं कि कौन से पर्सन के बारे में बात हो रही है? तो माइकल वो पर्सन है स्पेसिफिकली जिनके बारे में बात हो रही है। अगर हमें सिटी के बारे में बात करनी है तो सिटी न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क एक सिटी का नाम है स्पेसिफिकली। तो इस तरह से ये होते हैं प्रॉपर नाउन्स। देन अब हम ये प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन को डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? सेंटेंस में जब हम कोई भी कॉमन नाउन या फिर प्रॉपर नाउन यूज करते हैं तो उनका स्पेलिंग किस तरह से किया जाना चाहिए? तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो सेंटेंस में किसी भी पोजीशन में आए, चाहे वो शुरुआत में आए, बीच में आए या फिर एंड में हो, तो हमेशा उसकी शुरुआत जो है कैपिटल लेटर से ही होनी चाहिए। और जो कॉमन नाउन होता है वो सिर्फ उसकी शुरुआत तब कैपिटल होगी जब वो खुद सेंटेंस के शुरुआत में होगा। अदरवाइज वो सेंटेंस के कहीं पे भी किसी भी पोजीशन में आता है तो कॉमन नाउन को हमें कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फॉर एग्जांपल हम यहां देखते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं टाइगर एंड टाइगर। अब आपको दिख रहा है कि एक टाइगर लिखा हुआ है विथ कैपिटल टी, दूसरा लिखा हुआ है स्मॉल टी के साथ। अब इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? तो हाँ, इन दोनों में इस कैपिटल और स्मॉल टी के अलावा एक फर्क और है कि ये जो कैपिटल टी के साथ लिखा हुआ टाइगर है ये है प्रॉपर नाउन, और ये जो स्मॉल टी के साथ लिखा हुआ टाइगर है ये होता है कॉमन नाउन। इसका रीजन ये है, जैसे कि मेरे पास एक पेट है, अ डॉग, तो डॉग तो उसके लिए कॉमन नाउन है क्योंकि कोई सा भी डॉग उसको हम डॉग ही कहते हैं, लेकिन अपने डॉग को मैंने नाम दिया है और उसका नाम है टाइगर, तो टाइगर उसके लिए हुआ प्रॉपर नाउन क्योंकि मैं उस नाउन से, उस टाइगर इस नाम से अपने डॉग को स्पेसिफाई कर सकता हूं, ना कि सिर्फ आइडेंटिफाई। तो इसलिए टाइगर मेरे डॉग के लिए हुआ प्रॉपर नाउन। या फिर जैसे कि टाइगर इन टाइगर श्रॉफ, तो हाँ, टाइगर श्रॉफ में जो टाइगर है वो भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि टाइगर से वो एक व्यक्ति को हम आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइगर एक व्यक्ति का नाम है, तब इस टाइगर को हम एज ए प्रॉपर नाउन यूज कर सकते हैं, और इसलिए उसे हमेशा कैपिटल करके ही लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस स्मॉल टी वाले टाइगर की कि ये क्यों कॉमन नाउन है। जैसे कि डॉग के लिए, मेरे पेट डॉग के लिए डॉग उसका कॉमन नाउन था, वैसे ही जंगल में जो शेर होता है, जो टाइगर होता है, उसके लिए उसका अपना नाम जो टाइगर है वो एक कॉमन नाउन ही है। जैसे कि कोई भी टाइगर टाइगर ही होता है, हम उसे स्पेसिफाई तब करेंगे जब उसे कोई अलग नाम देंगे, तो वो अलग दिया हुआ नाम होगा उसका प्रॉपर नाउन, ना कि कॉमन नाउन। तो ये वह कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच जो फर्क होता है मेजरली वो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखेंगे कि जो कॉमन नाउन होते हैं उनमें 3 और सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉन्क्रीट नाउन जिनको मटेरियल नाउन भी कहा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और एक कलेक्टिव नाउन्स। तो सबसे पहले शुरू करेंगे विथ कॉन्क्रीट नाउन्स। देखते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन्स होते क्या है। तो कॉन्क्रीट नाउन्स जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है ट्री, हैमर, क्लाउड, रेनबो एटसेट्रा, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन्स है। तो इन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन क्यों कह रहे हैं? जैसे कि जो ट्री होता है उसे मैं देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। जो हैमर होता है उसे भी मैं टच कर सकता हूँ। क्लाउड और रेनबो को हम देख सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्क्रीट नाउन्स या मटेरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम या तो देख सकते हैं या सुन सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट या फिर टच कर सकते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन ये बनती है, अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन दैट वी कैन सेंस विथ एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं
देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना या टच करना, इनमें से अगर किसी भी सेंस से हम किसी नाउन को सेंस कर सकते हैं तो वो नाउन कहलाता है कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, तो इस सेंटेंस में नॉइज जो यूज हुआ है वो एक कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि नॉइज हम सुन सकते हैं। या फिर देयर इज अ रेनबो इन द स्काई, तो रेनबो भी एक कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि हम उसे देख तो सकते हैं ना, देखना भी एक हमारा सेंस है। या फिर आई लाइक योर परफ्यूम, मुझे आपका परफ्यूम पसंद आया, तो परफ्यूम को हम स्मेल करते हैं, इसलिए परफ्यूम एक कॉन्क्रीट नाउन होता है। देन बस दोस्तों कॉन्क्रीट नाउन में इतना ही है। और ये जितने नाउन्स वगैरह होते हैं, जितने हमने बोरिंग किताबें पढ़ी है जिनमें बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस वगैरह होती थी, तो ये जो टॉपिक है मैं आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए लाया हूं। तो इसी तरह के कई सारे वीडियोस आपको हर सब्जेक्ट के, जैसे कि इंग्लिश हुआ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस और डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको इस हमारे चैनल पर और हमारे इस ऐप पे भी मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारा ऐप ज्वाइन कीजिए, हमारा चैनल भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो देखते हैं अगला टाइप क्या है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स देखते हैं। तो जो हमने कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन पढ़ी या फिर जो कॉन्सेप्ट समझा, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्क्रीट नाउन के कॉन्सेप्ट से एग्जैक्टली अपोजिट है। तो हाउ इट कम्स एग्जैक्टली अपोजिट, तो मतलब क्या होगा एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्सेप्ट है, तो क्या हम उसे सेंस नहीं कर सकते? क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन का तो हमने एक ही डेफिनेशन देखा कि जिन्हें हम सेंस कर सकते हैं। तो हाँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम अपने 5 में से किसी भी सेंस से सेंस नहीं कर सकते। जैसे कि ब्रेवरी, जॉय, डिटर्मिनेशन, ये इस तरह के नाउन्स है जिन्हें ना तो हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना स्मेल, ना टेस्ट, ना टच कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, गुड ग्रेड्स बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस, गुड ग्रेड्स बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस। गाइज सी, आप लोगों को मैं इस कैमरे में, इस स्क्रीन पर आपकी कॉन्फिडेंट दिख रहा होगा, तो मेरा कॉन्फिडेंट दिखना मतलब कॉन्फिडेंट जो हमने यूज किया वर्ड मेरे लिए, वो है एक एडजेक्टिव, इसका नाउन फॉर्म होगा कॉन्फिडेंस। तो अब बताइए या फिर सोचिए कि क्या आपको मेरा कॉन्फिडेंस कहीं भी दिख रहा है? क्या मेरे चेहरे पर कहीं पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है? नो। तो कॉन्फिडेंस जो चीज होती है वो दिखती नहीं है, ना ही हम उसे सुन सकते हैं, और स्मेल, टेस्ट और टच का तो सवाल ही नहीं होता। इसलिए जो कॉन्फिडेंस है वो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देन एंगर, शी फाउंड इट हार्ड टू कंट्रोल हर एंगर, अपना गुस्सा कंट्रोल करना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो एंगर, गुस्सा सभी को आता है, क्या कोई अपना गुस्सा दिखा सकता है? नो, एंगर कैन नॉट बी शोन। तो इसलिए वो सिर्फ महसूस होती है वो चीजें। तो इसलिए हम जिन चीजों को, जिन नाउन्स को सेंस नहीं कर सकते, वो सारे नाउन्स होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की डेफिनेशन ये बनती है कि the things or the nouns that we cannot sense with any of our 5 senses, that is, we cannot hear them, we cannot see them, we cannot smell or taste or touch them. So that's it. इतना ही था abstract nouns. अब आगे बढ़ते हैं and let's go for collective nouns कि collective nouns क्या होते हैं, इनका यूज किस तरह से किया जाना चाहिए। तो collective nouns वो होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणियों के ग्रुप को दिया हुआ नाम हो। जैसे कि देखते हैं, अ हर्ड, हर्ड इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ कैटल्स, जो जानवर होते हैं। मान लो अगर मैं कहीं पे खड़ा हूं और मेरी तरफ एक जानवर, एक कैटल चल रहा है या फिर दौड़ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अ हर्ड ऑफ कैटल्स इज रनिंग टुवर्ड्स मी? नो, I'll simply say a cattle is walking or running towards me. लेकिन अगर वो सारे, बहुत सारे नंबर ऑफ कैटल्स अगर झुंड में एक साथ चल रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, तो I'll say
कि अ हर्ड ऑफ कैटल इज अप्रोचिंग मी, तो हर्ड ऑफ कैटल्स तब कहा जाता है क्योंकि वो एक कलेक्शन ऑफ कैटल्स का नाम है। देन जैसे कि फ्लॉक किसे कहते हैं? क्या आकाश में अगर एक पंछी, एक बर्ड उड़ रहा है तो मैं क्या कहूंगा? विल सिंपली से अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। लेकिन अगर बहुत सारे बर्ड्स एक साथ एक झुंड में एक ग्रुप में उड़ रहे हैं तो हम कहते हैं कि अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो फ्लॉक होता है अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए दिया हुआ नाम, तो इसलिए फ्लॉक, हर्ड, गैंग, अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल लोग होते हैं जो एक साथ रहते चलते हैं, तो उनका जो ग्रुप होता है उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम उसे गैंग कहते हैं। या फिर मॉब, जो मॉब बेसिकली दो अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ कंगारूज, उसको भी मॉब कहते हैं। और जो थोड़े से जो अनसेटिस्फाइड और जो एंग्री लोग होते हैं, जो या फिर प्रोटेस्टर्स वगैरह हो सकते हैं, जो लिंचिंग या फिर ऐसी चीजें करते हैं, या फिर उनके हाथों थोड़ा सा ऐसी चीजें हो जाए जिसके कारण हिंसा बढ़ती हो, उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम कहते हैं मॉब। देन पैनल किस चीज को कहते हैं? तो पैनल इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसे कि आप अलग अलग इंटरव्यूज को फेस करते हैं, तो इंटरव्यू में अलग अलग लोग बैठे हुए होते हैं। एक इंटरव्यू के लिए एक पैनल होता है, उस पैनल में कितने लोग होते हैं? 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स आर देयर। तो उस चीज को, पूरे ग्रुप को उनके हम कहते हैं पैनल। देन बोर्ड, अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स, जो लोग अलग अलग विषय पर अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, जिनके ओपिनियंस पर अलग अलग डिसीजंस निर्भर होती है। ऐसे प्रोफेशनल्स के जो कमिटी होती है रजिस्टर्ड, या फिर जो बोर्ड होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उनको हम कहते हैं बोर्ड। तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो इस तरह से हमने कलेक्टिव नाउन्स देखा। अब बाकी बचे हैं दो टाइप्स, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसके बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के बहुत ही लंबी बड़ी सी डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स में, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 में। तो जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते, लेकिन उनका अगर मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी पता करने की जरूरत है तो हम उसे मेजर करते हैं, और मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। ऐसा यूनिट्स हम यूज करते हैं ना। तो देखते हैं काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट वी कैन काउंट, ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं। इट हैज बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म। जो काउंटेबल है मतलब वो एक होगा और 2, 3 या फिर बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो जो एक होगा तो सिंगुलर होगा और एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा। इसलिए जैसे कि डॉग का प्लूरल होता है डॉग्स, पाई पाइज, और देयर आर सम मोर काउंटेबल नाउन्स जैसे कि माउंटेन माउंटेन्स, फाइट फाइट्स अगर बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स है तो, किस और किसेस, देन ग्लास ग्लासेस। एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, काफी लोगों को डाउट होगा कि ग्लास और ग्लासेस को किस तरह से हम यूज करते हैं। तो बेसिकली मैं यहां पर 3 वर्ड्स लिखता हूं। एक है ग्लास जो कि सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसका प्लूरल होता है ग्लासेस। ये वाला नाउन है जो हमने काउंटेबल नाउन में लिस्ट किया। जो हम काउंटेबल नाउन में देख रहे हैं वो है ग्लास और ग्लासेस। इसका मतलब होता है जो पानी पीने वाला या फिर कुछ भी चीज पीने वाला जो ग्लास होता है, उस ग्लास को हम कहते हैं ग्लास। इसलिए जब एक होगा तो ग्लास और प्लूरल होगा तो ग्लासेस हम उसका कर सकते हैं। दूसरा वर्ड होगा ग्लास। ये ऐसे नाउन्स में से होता है जो हमेशा सिंगुलर यूज होता है, जिसका प्लूरल कुछ नहीं हो सकता।
इसका मतलब होता है कांच। जब कांच के मतलब से कोई ग्लास यूज करते हो आप, वर्ड नाउन ग्लास यूज करते हो, तो हम उसे प्लूरल सेंस में नहीं यूज कर सकते, सिर्फ सिंगुलर सेंस में यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हमें अगर ज्यादा क्वांटिटी पता नहीं तो हम कह सकते हैं कि अ पीस ऑफ ग्लास या फिर 2 पीसेस ऑफ ग्लास। टूट के नीचे बिखर गया तो हम कह सकते हैं कि देयर आर बिट्स ऑफ ग्लास, लेकिन ग्लासेस नहीं कह सकते जब तक ग्लास का मतलब कांच होगा। तो तीसरा वर्ड भी ऐसा ही है, तीसरा वर्ड है ग्लासेस। अब ये जो वर्ड है ग्लासेस, ये हमेशा प्लूरल रहेगा, ये कभी भी सिंगुलर नहीं। तो ये जो तीसरा वर्ड लिखा है मैंने, ये होता है हमेशा प्लूरल, इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस ग्लासेस का मतलब होता है चश्मे। जब हम चश्मा, जो आंखों पे लगने वाला जो चश्मा होता है, उसके लिए जब हम ग्लासेस वर्ड को यूज करते हैं तब वो हमेशा प्लूरल होता है, उसको हम कभी सिंगुलर नहीं यूज कर सकते। तो ये चीजें जो है ये आपको हमेशा याद रखनी है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं आपको वर्ड यूजेज में जो पैटर्न होता है नया, उसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। देन अब देखते हैं, आई बॉट अ बुक ऑन न्यूरोलॉजी। आई बॉट अ बुक ऑन न्यूरोलॉजी। तो बुक जो है वो काउंटेबल नाउन है। अगर एक है तो हमें पता है कि एक बुक है, ज्यादा है तो भी हम गिन सकते हैं, बुक को हम काउंट कर सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक, 15 बुक्स, 10,000 बुक्स। तो इसलिए यहां पर एक है सिंगुलर, इसलिए हमने एक सिंगुलर आर्टिकल भी यूज किया है अ। तो आई बॉट अ बुक ऑन न्यूरोलॉजी, मतलब मैंने न्यूरोलॉजी के बारे में लिखी गई एक बुक, एक किताब खरीदी। देन द बुक हैज 250 पेजेस इन इट। क्योंकि पेजेस भी काउंट हो सकते हैं और यहां तो एग्जैक्ट नंबर दिया है पेजेस का 250, इसलिए पेजेस को हमने प्लूरल सेंस में यूज किया है, क्योंकि हमें पता है कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस है और पेज इज अ काउंटेबल नाउन। सिंगुलर है तो पेज, प्लूरल है तो पेजेस, इस तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं। देन यहां पर हमारा काउंटेबल नाउन्स था वो खत्म हुआ। अब देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, किस तरह से उसे यूज किया जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मैंने प्रीवियसली कहा कि वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम 1 2 3 में यानी नंबर में काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि ऑक्सीजन, पेशेंस। क्या हम ऑक्सीजन को काउंट कर सकते हैं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन? नो। पेशेंस को, मुझ में एक पेशेंस है, संयम, नहीं काउंट कर सकते। तो ऐसी चीजें होती है, ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, सिंपली उन्हीं को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि फूड, म्यूजिक, वाटर एंड ग्लास। जैसे कि ये वाला वो ग्लास है जिसका मतलब होता है कांच, इसलिए ये अनकाउंटेबल है क्योंकि उसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल, आई नीड सम ड्रिंकिंग वाटर और हैव सम जूस। तो इन दोनों सेंटेंसेस में वाटर और जूस, ये दो अनकाउंटेबल नाउन हमने यूज किए, लेकिन हमने इन्हीं सेंटेंसेस में ये जो वर्ड है सम, इसे यूज किया है। इसे क्वांटिफायर भी कहते हैं या फिर इनडेफिनाइट प्रोनाउन भी कहते हैं। तो इस सेंटेंस में जो सम यूज हुआ है वो इस पहले सेंटेंस में वाटर की और दूसरे सेंटेंस में जूस की क्वांटिटी बता रहा है, कितना। इसलिए हम आई नीड सम ड्रिंकिंग वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए, हैव सम जूस प्लीज, कुछ जूस पी लीजिए प्लीज। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। तो इस तरह से जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड या फिर क्वांटिटी अगर हमें बतानी है, कन्वे करनी है, तो हम सम, अ लॉट ऑफ, बीट्स ऑफ, इस तरह के जो क्वांटिफायर्स होते हैं इन्हें वर्ड्स के पहले, नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नाउन्स का एक चैप्टर कवर कर लिया, मतलब जिसकी थियरी हमने पढ़ ली है। अब देखते हैं कि इन सारे नाउन्स को यूज करने के कुछ रूल्स। देखिए, वैसे तो हम ग्रामर के सारे रूल्स नहीं लर्न कर सकते,
ये चीजें हमें पढ़ के, रीडिंग की प्रैक्टिस करके ही समझनी चाहिए। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो अब भी आप में से कई लोगों को कंफ्यूज करते होंगे शायद, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो मैं अभी आपको समझा देता हूं, और उसके ऊपर बेस्ड फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो यूजेज रूल्स फॉर नाउन्स देखते हैं क्या है। पहला रूल दिया हुआ है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। एज मेंशन प्रीवियसली दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। जब हमने अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़े तब उसमें हमने ये भी पढ़ा कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज किया जाता है, उन्हें हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है, इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होता। इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होता, या फिर इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज ऑल्सो नॉट अ प्लूरल वर्ड। इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर सेंस में ही हमेशा यूज होना चाहिए। देन एडवाइस। एडवाइस हम किस तरह यूज कर सकते हैं, तो एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस तो नहीं होता। एडवाइस का हम कह सकते हैं पीस ऑफ एडवाइस, लेकिन एडवाइस का एडवाइसेस नहीं यूज कर सकते हैं। इसलिए यह भी समझना चाहिए हमें कि ADVICE एडवाइस, ADVISE एडवाइस, इन दोनों में भी फर्क है। मीनिंग में फर्क नहीं है लेकिन यूजेज में जरूर फर्क है। जिस स्पेलिंग में सी होता है वो होता है नाउन फॉर्म, जिस स्पेलिंग में एस होता है वो होता है वर्ब फॉर्म। तो अगर हम इस नाउन के सामने एक एक्स्ट्रा एस ऐड कर दे तो ये वर्ड गलत बन जाता है। हम एज अ नाउन एडवाइसेस नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन एज अ वर्ब एडवाइसेस यूज हो सकता है, क्योंकि हमें जब भी किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस यूज करना होता है तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए हम एडवाइसेस इस सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। हाँ, नाउन को एंड में एस या ईएस लगाने से उसका प्लूरल बनता है, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने से उसका सिंगुलर बनता है। तो ये चीज याद रखना। तो ये हुआ हमारा पहला रूल कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज होते हैं, उनका कोई प्लूरल नहीं होता, जैसे कि इंफॉर्मेशन, एडवाइस, या फिर हम पोएट्री भी कह सकते हैं। पोएट्री जैसे कि सिंगुलर पोएम होता है उसका प्लूरल पोएम्स होता है, लेकिन पोएट्री बहुत सारी पोएम्स के कलेक्शन को कहा जाता है। तो मान लो 1000 पोएम्स की एक कलेक्शन है जिसे हम पोएट्री कहते हैं। दुनिया में और 1000 पोएम्स अगर बन जाए तो क्या पोएट्री से पोएट्रीज बन जाएगा? नो, पोएट्री ही रहेगा क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन है। देन सीनरी, सीनरी भी इसी तरह से है। अगर एक है तो हम सीन कहते हैं, प्लूरल है तो सीन्स कहते हैं, लेकिन बहुत सारे सीन्स को मिलाकर के जब उनका कलेक्शन बनता है तो उस कलेक्शन को दिया हुआ नाम होता है सीनरी। और मशीनरी, मशीन्स और कलेक्शन को कहते हैं मशीनरी। तो ये सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज होते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। कुछ नाउन्स आपको ऐसे भी मिलेंगे व्हाइल रीडिंग कि जिनके स्पेलिंग का एंड होता हो लेटर एस से, जैसे कि जिम्नास्टिक्स, सीरीज, न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन क्या इनमें से एक भी वर्ड प्लूरल सेंस में यूज किया जा सकता है? नहीं, इन सब की स्पेलिंग का एंड होता है लेटर एस से, लेकिन इन वर्ड्स को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में ही यूज करते हैं, इनको हम प्लूरल सेंस में नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जिम्नास्टिक्स, सीरीज, न्यूज, पॉलिटिक्स और कुछ सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सारे वर्ड्स को, इन सारे नाउन्स को हम हमेशा सिंगुलर सेंस में ही यूज करते हैं। अगला रूल देखते हैं कि अब कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं
जिनका हमेशा प्लूरल सेंस में ही इस्तेमाल होना चाहिए, उन्हें सिंगुलर सेंस में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो रूल ही ये है कि फ्यू नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म दे डू नॉट हैव अ सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे है कि जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, उनका सिंगुलर फॉर्म कुछ होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, कैंची, कैंची को हम सीजर्स ही कहते हैं, सीजर नहीं हो सकता उसका, क्योंकि सिंगुलर नहीं कह सकते। आपको अगर बताना है कि आपके पास एक कैंची है तो आप ये कह सकते हैं कि आई बॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स, आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स, इस तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन सीजर्स का सिंगुलर इटसेल्फ सीजर नहीं करना, वो नहीं होता। देन क्लॉथ्स, देखिए CLOTH क्लॉथ होता है, CLOTHE क्लोथ होता है। इन दोनों में डिफरेंस है। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, जैसे कि टेबल क्लॉथ होता है, लेकिन क्लोथ्स वो होते हैं जिन्हें हम पहनते हैं। तो पहनने वाले जो कपड़े होते हैं उन्हें हम क्लोथ्स कहते हैं। नाउन फॉर्म में ये हमेशा क्लोथ्स ही रहेगा, हमेशा प्लूरल, सिंगुलर नहीं। और सिंगुलर कब यूज होगा? जब क्लोथ हम एज अ वर्ब यूज करेंगे, मतलब किसी को कपड़े पहनाना या फिर खुद पे कपड़े पहनना, उस चीज को हम कहते हैं क्लोथ, तब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो सकता है। देन पैंट्स, जो पैंट्स हम पहनते हैं उसे हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट, प्लूरल फॉर्मेट में यूज करना चाहिए। पैंट्स का सिंगुलर नहीं होता, पैंट नहीं होता, पैंट्स ही होता है। आप ये कह सकते हैं कि आई बॉट अ न्यू पैंट्स और अ न्यू पेयर ऑफ पैंट्स। यू कैन इवन से आई गॉट 5 pairs ऑफ पैंट्स और सिंपली 5 पैंट्स, लेकिन एक है तो पैंट मत करना, पैंट्स ही होता है। देन ट्राउजर्स, ट्राउजर कभी नहीं होता, ट्राउजर्स ही होता है। आपके पास एक भी ट्राउजर्स है तो आपको ट्राउजर्स ही कहना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि मेरे पास एक ट्राउजर है और आई हैव अ ट्राउजर, नो, इट इज ऑलवेज आई हैव अ ट्राउजर्स और अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। देन ग्लासेस, जैसे मैंने पहले 3 वर्ड्स बताए थे, ग्लास जिसका प्लूरल होता है ग्लासेस, फिर ग्लास जिसका हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज होता है, उसका मतलब होता है कांच, और फिर ग्लासेस जो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में यूज होता है, जिसका मतलब होता है चश्मे, स्पेक्टेकल्स। इवन स्पेक्टेकल्स भी ऐसा ही वर्ड है जिसका प्लूरल फॉर्मेट में होगा तब ही मीनिंग होता है चश्मे या फिर ग्लासेस। देन गॉगल्स, हम गॉगल नहीं पहनते, हम गॉगल्स पहनते हैं। या फिर बाइनोक्यूलर्स या फिर बिनोक्यूलर्स भी कहते हैं इसे। तो बाइनोक्यूलर्स ये भी, क्योंकि इसमें 2 लेंसेस होती है, इसलिए इसे भी पेयर में यूज किया जाता है, इसीलिए इसे भी प्लूरल सेंस में ही यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ वर्ड्स दोस्तों जिन्हें हम हमेशा प्लूरल सेंस में यूज करते हैं, इनका सिंगुलर कुछ नहीं होता। इस तरह के काफी नए वर्ड्स और काफी वर्ड्स के यूजेज पढ़ने के लिए या फिर इन चीजों को समझने के लिए आपको ये हमारा जो चैनल है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में भी ये चैनल को हमारे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारी आपसे इच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें हमसे पढ़ें, ना कि सिर्फ लाइक और शेयर करके या फिर सब्सक्राइब करके इस चैनल को छोड़ दे, बल्कि ये जो नॉलेज इस चैनल पे आपको मिल रहा है, इस नॉलेज को आप गेन भी करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो नाउन का, हमारा नाउन के यूजेज का अगला रूल देखते हैं, 4th यूज, कि कलेक्टिव नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। अब मैंने कहा कि जनरली कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, मैंने ऑलवेज या कंपल्सरीली नहीं कहा, जनरली कहा है। इसका मतलब यह है कि कलेक्टिव नाउन्स के प्लूरल सेंस में यूज किए जाने के चांसेस भी है। तो पहले देखते हैं कि सिंगुलर सेंस में किस तरह से वो यूज होते हैं। जैसे कि द कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ 5 मेंबर्स, इस सेंटेंस में कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, आगे वर्ब यूज हुआ है कंसिस्ट्स, जो कि
सिंगुलर वर्ब है। अब ये सेंटेंस क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए ये हुआ सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, ये वर्ब हुआ जो भी सिंगुलर है। तो द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, कमिटी में 5 मेंबर्स हैं। तो इस सेंटेंस में कमिटी क्योंकि एज अ होल कमिटी एक सिंगल एंटिटी के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए इस कलेक्टिव नाउन को, इस कमिटी को हमने सिंगुलर सेंस में यूज किया है। देन द फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर हैज कम फ्रॉम चेन्नई। तो इस सेंटेंस में फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि एक पूरी फैमिली को ये डिनोट कर रहा है एज अ सिंगल एंटिटी, इसलिए इसको सिंगुलर फॉर्मेट में ही यूज किया जाता है और इसके लिए यूज होने वाला वर्ब भी हमने सिंगुलर ही यूज किया है, हैज। तो द फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर हैज कम फ्रॉम चेन्नई। अब देखते हैं कि कब चांसेस होते हैं कलेक्टिव नाउन्स के प्लूरल सेंस में यूज होने के। जैसे कि द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। द ऑडियंस आर, अब जब हमें इस कलेक्टिव नाउन को इस तरह यूज करना है ताकि उस ग्रुप के जिसके लिए ये कलेक्टिव नाउन यूज होता है मेंबर्स को हम डिनोट कर सके, इंडिविजुअल मेंबर्स को। अगर इंडिविजुअल मेंबर्स की आइडिया हमें कन्वे करनी है तब हम इस कलेक्टिव नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो sometimes when we wish to emphasize the individual members of a group rather than the group as a whole, we can use collective nouns in the plural form. इसलिए इस सेंटेंस में the audience are requested to take their seats. तो पूरी ऑडियंस के लिए कोई एक सीट थोड़ी ना बनी होगी, अलग अलग सीट्स है और अलग अलग सीट्स पे बैठने वाले कौन होंगे? पूरी ऑडियंस नहीं, ऑडियंस के जो मेंबर्स है वो लोग उन सीट्स पे बैठेंगे। इसलिए इस केस में हमने मेंबर्स के लिए भी कलेक्टिव नाउन यूज किया है। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन्स के यूजेज में डिफरेंस हम कर सकते हैं और कलेक्टिव नाउन्स को वाइजली यूज हम कर सकते हैं अगर ये 2 रूल्स हमें अच्छी तरह से पता है तो। देन रूल नंबर 5 हमें क्या बताता है? रूल नंबर 5 बताता है कि व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ स्पेसिफिक अमाउंट, लेंथ, वेट, quantity, etc. considered as a whole, the verb must be in the singular form. मतलब अगर यह सेंटेंस है कि 10,000 rupees is a large amount, तो 10,000 rupees और 6 kilometers is not a long distance for a runner like you. तो इन सेंटेंसेस में जो 10,000 या 6 kilometers दिया हुआ है, इसके साथ यूज होने वाला जो वर्ब होगा उसे हमेशा सिंगुलर ही होना पड़ेगा। जैसे कि दोनों सेंटेंसेस में इज यूज हुआ है, तो ये रूल है। हम ये नहीं कह सकते कि 10,000 रुपीज आर अ लार्ज अमाउंट, नो, इज अ लार्ज अमाउंट होता है हमेशा। देन हम ये भी नहीं कह सकते कि 6 किलोमीटर्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ रनर लाइक यू। तुम्हारे जैसे रनर के लिए 6 किलोमीटर से एक बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है, ये नहीं कह सकते। हमें कहना पड़ेगा कि 6 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ रनर लाइक यू। इस तरह से इन नाउन्स को हम यूज करते हैं अमाउंट, लेंथ और वेट और क्वांटिटी के लिए। देन रूल नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें काफी लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन ऑफ द जब भी सेंटेंस में आता है उसके बाद आने वाला जो नाउन है उसे सिंगुलर रखे या प्लूरल करे, या फिर जो नाउन दिया हुआ है वो जैसा है वैसा ही सही है, मतलब वो प्लूरल ही है या सिंगुलर ही है। इसमें काफी कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है जनरली। तो द कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द प्लस नाउन जब होता है तो द नाउन इज ऑलवेज प्लूरल। इस कंस्ट्रक्शन में जो नाउन होता है उस नाउन को हमेशा प्लूरल सेंस में ही यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द हम तब कहते हैं जब हमें किसी प्लूरल या मल्टीपल नाउन के मतलब बड़ी क्वांटिटी में से किसी एक मेंबर या किसी एक एंटिटी को हमें बताना होता है, डिनोट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स।
वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कहा गया है, क्योंकि काफी सारी बेस्ट बुक्स हैं और उन बहुत सारी बेस्ट बुक्स में से ये बुक भी एक है। ये जब हमें कहना होता है तब हम कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। देन ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट्स। फिर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट्स, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट्स है, मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, लेकिन ये जो आर्टिस्ट है ये उन मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट्स में से एक है, मतलब ये भी उनके जैसा ही है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट्स इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से जब भी कभी सेंटेंस में वन ऑफ द का कंस्ट्रक्शन आए और उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल सेंस में ही यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो अब हमने नाउन्स की थ्योरी समझ ली, नाउन्स की कॉन्सेप्ट समझ ली है, नाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज रूल्स है वो भी हमने देख लिए। अब देखते हैं कि नाउन के ऊपर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो स्पॉट द एरर के क्वेश्चन टाइप में आते हैं। अब इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाना चाहिए। स्पॉट द एरर भी एक क्वेश्चन टाइप है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है, जो कि ग्रामर पे बेस्ड होता है यूजुअली। तो स्पॉट द एरर के सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन का देखिए कि कंस्ट्रक्शन कैसा किया जाता है या फिर क्वेश्चन किस तरह से होता है, हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया हुआ है, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वीमेन। इस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वीमेन। अब इन चारों पार्ट्स में से हमें पढ़ के ये समझना है और पॉइंट आउट करना है कि कौन से एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। अब ये इस तरह का क्वेश्चन टाइप है, मतलब ये जो ट्रेडिशनल पैटर्न है, इसमें न्यू पैटर्न के भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जैसे कि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सारे तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बैंकिंग हो, एसएससी हो, इंश्योरेंस हो, तो इन एग्जाम्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी दिन ब दिन बढ़ता रहता है। तो इसलिए कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। उन क्वेश्चन से भी हम वाकिफ होने चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि वो किस तरह के क्वेश्चंस है और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो ये 4 पार्ट्स हैं, इन चारों में से सिर्फ एक पार्ट ऐसा ढूंढना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, अगर है तो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये पूरा सेंटेंस सही है, जिसके अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जो कि पूरी तरह से सही है तो उस केस में हमारा आंसर होता है 5th, नो एरर। लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है। तो देखते हैं, डार्ट्स जो गेम होता है, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वीमेन। तो इस सेंटेंस में एरर है क्योंकि डार्ट्स तो एक प्रॉपर नाउन है और जो प्रॉपर नाउन है वो एक खेल का नाम है। डार्ट्स ऐसा ही होता है, डार्ट नहीं होता उसका नाम, डार्ट्स ही होता है। इसलिए इस प्रॉपर नाउन को हमें सिंगुलर फॉर्मेट में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम का नाम है। इसलिए हम कहेंगे कि डार्ट्स इज प्लेड बाय मेन एज वेल एज वीमेन। तो इस तरह से इस सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है और इसलिए इस सेंटेंस में एरर है फर्स्ट पार्ट में। देन अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथटेकिंग। रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथटेकिंग। तो कुछ समय पहले ही मैंने सिंगापुर को विजिट किया और वहां की जो सीनरीज थी सो कॉल्ड, वो मुझे बहुत ही ज्यादा ब्रेथ टेकिंग लगी, एस्टॉनिशिंग लगी। तो इस सेंटेंस में
देखते हैं कहीं कोई गलती है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, रिसेंटली आई विजिटेड, तो सही है, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है सिंगापुर। एंड फाउंड द सीनरीज, ओ सीनरीज वर्ड यूज हुआ है, हमें पता चल गया, क्योंकि सीनरी ये वर्ड होता है और सीनरी इस तरह का नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज होना चाहिए, जो हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा, इसलिए सीनरीज है, तो हमारा आंसर होना चाहिए थर्ड। रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरी टू बी ब्रेथटेकिंग, इस तरह से वो सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन इस वर्ड सीनरीज के कारण ये सेंटेंस का एरर है ऑप्शन 3, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए एग्जाम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। पुलिस क्लियरली ये इस तरह का नाउन है जो हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होना चाहिए, ऑलवेज प्लूरल, क्योंकि अगर हमें पुलिस का सिंगुलर करना है तो हमें लिखना होगा पुलिसमैन और पुलिस वुमन। यहां पर हमें जेंडर के अकॉर्डिंगली वो नाउन्स दिए हुए हैं, तो हम पुलिसमैन और पुलिस वुमन यूज करते हैं। पुलिस इज बिकमिंग नहीं होता, इसलिए पुलिस के लिए जो वर्ब यूज हुआ है इज, ये गलत है, या होना चाहिए था, या फिर ये सेंटेंस ही होना चाहिए था कि द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव, इसलिए हमारा आंसर है सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The talks ended abruptly when one of the delegates walked out in protest. The talks ended. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टॉक्स में एरर हो सकता है क्योंकि हमने तो टॉक सुना है। नो, टॉक का मतलब होता है बात करना और टॉक्स का मतलब होता है डिस्कशन, चर्चा। तो the talks ended abruptly, suddenly, when one of the delegate walked out in protest. तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले one of the और उसके बाद यूज होने वाला जो नाउन है डेलीगेट, क्या ये सही है? जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज है जिसके ऊपर हाईलाइट किया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस हाईलाइटेड चीज को या फिर उसके रिलेटेड कोई रूल होता हो उस पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे कि नाउन में ये रूल है कि वन ऑफ द के साथ जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है ये जब भी हमें दिखे सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो द टॉक्स एंडेड अब्रप्टली व्हेन वन ऑफ द डेलीगेट्स होना चाहिए था, वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट, इस तरह से ये सेंटेंस होना चाहिए था। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। उसने इंग्लिश ग्रामर बुक्स के 1 डजन कॉपीज मंगवाए हैं या फिर लाए हैं, खरीदे हैं। शी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज, इस सेंटेंस में अ डजन ऑफ यूज किया हुआ है। ये डजन के साथ अ और ऑफ एक साथ नहीं यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम अ या फिर कोई भी नंबर डजन, 100 या 1000 के साथ तब लगाते हैं, इन डजन, 100 और 1000 के साथ हम या तो आर्टिकल अ या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर हम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि डजन की, 100 की या फिर 1000 की कितनी क्वांटिटी है जिसे हमें मेंशन करना है सेंटेंस में। मतलब हम कह सकते हैं कि 12 डजन, 1300, 4000, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो जब भी कोई नंबर के बाद ये डजन, 100 और 1000 आते हैं तो उसके बाद डायरेक्टली वो नाउन आ जाना चाहिए, उस प्रेपोजिशन ऑफ की यहां पर जरूरत नहीं होती। ऑफ हम कब यूज करते हैं? जैसे एक सैकड़ा का मतलब होता है
100, 100। सैकड़ों हम कब यूज करते हैं? जब हमें बताना होता है कि कोई चीज 100 के मल्टीपल में है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कितने 100 के मल्टीपल, 100 के कितने मल्टीपल। अगर हमें नहीं पता कि 1500 लोग हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 1500, बल्कि हम ये कहेंगे कि hundreds of people were present for the session। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन सकता है। hundreds of people, billions of dreams, thousands of men, और dozens of apples, dozens of bananas। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो क्लियरली हमारा एरर भी इस पार्ट 2 में ही है। तो ये सेंटेंस या तो होना चाहिए कि she has bought a dozen copies और she has bought dozens of copies। तो क्योंकि यहाँ पर डजन दिया हुआ है और अ दिया है, डजन्स नहीं दिया है, तो इस ऑफ को हम फिलहाल के लिए निग्लेक्ट कर देंगे और इस तरह से इस सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है। गौर कीजिएगा कि इन सेंटेंसेस में ये इस तरह का पैटर्न है कि सिर्फ 4 में से एक ही पार्ट में एरर होगा, मल्टीपल पार्ट्स में एरर नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन एक पार्ट में मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं, या फिर एक पार्ट में जो एरर है उस एरर को हम मल्टीपल वेज में उस सेंटेंस को हम करेक्ट कर सकते हैं ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। देन 6th क्वेश्चन, Rajiv is the best person to advise you since he faced plenty of difficulty while setting up his business। इस सेंटेंस को किस तरह सॉल्व करेंगे? इस सेंटेंस में जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है यहां पर यूज हुआ है plenty of। वैसे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी रीडिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, रेगुलरली आप जब रीडिंग में रहते हो, तो आपको सेंटेंस पढ़ के ये पता चल जाता है कि इसमें कहां पर एरर है या फिर कौन से पार्ट में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि दिया है कि राजू इज द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस यू सिंस ही फेस्ड प्लेंटी ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिफिकल्टी। तो क्योंकि डिफिकल्टीज प्लूरल होता है, काउंटेबल होता है, इसलिए प्लेंटी ऑफ अगर है, बहुत ज्यादा हम बता रहे हैं क्वांटिटी, तो इस डिफिकल्टी ये जो नाउन है इसे भी हमें प्लूरल करना पड़ेगा। तो इसलिए यह सेंटेंस होना चाहिए कि राजीव इज द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस यू सिंस ही फेस्ड प्लेंटी ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल सेटिंग अप हिज बिजनेस। क्योंकि राजीव ने अपना बिजनेस सेट करते वक्त बहुत सारी परेशानियों को झेला है, कन्फ्रंट किया है या फेस किया है, इसलिए वो आपको बहुत अच्छी तरह से एडवाइस कर सकते हैं। तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस यू, ये इस सेंटेंस का मतलब होता है। देन मूविंग फॉरवर्ड, द लेक्चर वाज कंडक्टेड इन द लार्ज सेमिनार हॉल एंड 200 पीपल अटेंडेड इट। इस सेंटेंस में दिया है कि जो लेक्चर हुआ वो एक बड़े से सेमिनार हॉल में कंडक्ट किया गया और 200 लोगों ने इस लेक्चर को अटेंड किया। तो अब फिर से 100 के बारे में हमें पता है। जब हमें पता है कि 200, 200 स्पेसिफिकली कितने 100 ये पता है, तब हम यूज करते हैं टू के साथ यूज होने वाला जो 100 होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो इसलिए 200 पीपल अटेंडेड इट। हंड्रेड्स तब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं है कि कितने 100 है और फिर उसके बाद हमें ऑफ लगाना पड़ जाए, तो हंड्रेड्स ऑफ होता है, 100 ऑफ नहीं होता कभी। या फिर 1500 नहीं हो सकता, 1500 नहीं हो सकता, 1500 ही होना पड़ेगा, 200 ही होना चाहिए। इसलिए इस सेंटेंस में डी पार्ट में एरर है। तो a lecture was conducted in the large seminar hall and 200 people attended it। इस तरह से ये सेंटेंस होना चाहिए। तो इस तरह से ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बोथ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। I like your suggestion and nobody's else। इस सेंटेंस को मैसेज बेसिकली ये देना है, इस सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा सजेशन पसंद है, किसी और का सजेशन मुझे पसंद नहीं है। तो इस चीज को हम सिंपल सेंटेंस में इस तरह कह सकते हैं कि आई लाइक योर सजेशन
मुझे आपका सजेशन पसंद है, एंड नोबडी एल्सेस, और किसी का नहीं। तो जब ये नोबडी और एल्स इस तरह से कंपाउंड फॉर्म में यूज होते हैं, तो ये जो अपोस्ट्रोफे के साथ, अपोस्ट्रोफे एस के साथ नोबडी का हमने पॉजिटिव केस बनाया है, ये गलत बनाया गया है। क्योंकि इस तरह के वर्ड्स का जब पॉजिटिव केस बनता है तो जो एल्स है इसके साथ लगना चाहिए अपोस्ट्रोफे एस, ना कि नोबडी के साथ। तो ये सेंटेंस बेसिकली इस तरह से होना चाहिए, आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडी एल्सेस। पॉजिटिव केस ऑफ अ नाउन वो होता है जैसे कि इफ आई से Mahesh's wife is very beautiful, तो इस सेंटेंस में मैंने महेश वाइफ कहा है, महेश वाइफ, और इस सेंटेंस में महेश के साथ मैंने यूज किया है इस अपोस्ट्रोफे एस को। तो क्या यह सेंटेंस सही है? तो हाँ, यह सेंटेंस सही है, क्योंकि मुझे इस नाउन महेश का अगले नाउन पर, वाइफ पर पोजेशन दिखाना था, ओनरशिप दिखानी थी, इसलिए मुझे इस नाउन की पॉजिटिव केस बनानी पड़ गई, और इस पॉजिटिव केस को बनाने के लिए हमें अपोस्ट्रोफे एस यूज करना होता है। यह होता है पॉजिटिव केस ऑफ अ नाउन। तो इस तरह से ये जो 8th सेंटेंस है इसे हम करेक्ट कर सकते हैं कि आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडी एल्सेस। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आई बॉट अ न्यू सीजर फ्रॉम द स्टेशनरी नियर माई हाउस। जैसे हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त हमें ये समझ आना चाहिए, मतलब हमारी रीडिंग की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें सेंटेंस पढ़ते वक्त ही पता चल जाना चाहिए कि कौन से पार्ट में एरर है या फिर कहाँ गड़बड़ लग रही है। जैसे कि इसके बी पार्ट में हमें पढ़ते वक्त ही पता चल जाता है कि आई बॉट अ न्यू सीजर फ्रॉम द स्टेशनरी नियर माई हाउस। तो जैसे कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे भी हमारा ध्यान रहता है, तो जैसे कि इस सेंटेंस में स्टेशनरी वर्ड दिया हुआ है और एन के बाद स्पेलिंग में ई है, इसलिए ये स्टेशनरी भी सही है, जिसका मतलब होता है कि सामग्री वगैरह खरीदने का दुकान। अगर इस ई की जगह पर ए होता तो उसका मतलब होता है स्टेशनरी यानी अनमूव्ड। तो यहां पर ये वर्ड भी सही है, इसलिए सी में कोई एरर नहीं है। तो इस सेंटेंस का ये मतलब होता है कि मैंने अपने घर के नजदीक जो एक स्टोर है, स्टेशनरी है, वहां से एक कैंची खरीदी। तो कैंची के लिए हम यूज करते हैं सीजर्स, ना कि सीजर। या तो आप कह सकते हैं कि आई बॉट अ न्यू सीजर्स और आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ सीजर्स, लेकिन सीजर्स ही यूज करना पड़ेगा, सीजर नहीं यूज कर सकते सिंगुलर फॉर्म में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि सीजर्स इस तरह का नाउन है, उन नाउन्स में से एक है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जिनका सिंगुलर कोई नहीं होता। देन आई बॉट अ न्यू सीजर्स ये है, इसलिए हमारा एरर है या फिर आंसर है बी। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। इस सेंटेंस में जैसे हम पढ़ते हैं शुरू में ही हमें पता चल जाता है कि एरर क्या है। तो द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन कभी नहीं होता, क्योंकि ये जो वर्ड है ना प्राइस, ये गलत यूज हुआ है यहां पर। प्राइस का मतलब होता है वो कीमत जो कस्टमर किसी वस्तु को खरीदने के लिए चुकाता है, वो होती है प्राइस उस वस्तु की। प्रोडक्शन में जो एक्सपेंसेस लगते हैं, जो खर्चे आते हैं, एक चीज बनाने के लिए जो खर्चा लगता है, उस खर्चे को हम प्राइस नहीं कहते, उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट और प्राइस में यह फर्क होता है, इसलिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। इस तरह से यह सेंटेंस ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली दोनों सही किया जा सकता है, इसलिए हमारा एरर होता है फर्स्ट पार्ट में। तो द प्राइस की जगह पर हमें द कॉस्ट करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आते हैं। इस तरह के वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कि अब
जो स्पॉट देयर का सेंटेंस है वहां पे भी हमें इनका यूज होता है, और साथ ही वर्ड करेक्शन जैसे और फिल इन द ब्लैंक्स जैसे सेंटेंस में भी या फिर क्वेश्चंस में भी हमें ये वर्ड्स जो है यूजफुल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट, उसकी सारी सालियां देखने के लिए या फिर दिखने में बहुत ही अच्छी है। तो एनीवे इस सेंटेंस में एक कंपाउंड नाउन यूज हुआ है, जो कंपाउंड नाउन है सिस्टर इन लॉज। जब भी कभी इस तरह के कंपाउंड नाउन्स यूज होते हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो इन नाउन्स का जब हमें प्लूरल करना होता है तब हम इस लॉज यानी लास्ट वाले वर्ड को एस लगा करके इसका प्लूरल नहीं कर सकते। हमें इस कंपाउंड नाउन का प्लूरल करने के लिए जो इस नाउन में यूज होने वाला प्रिंसिपल नाउन होता है, जो मुख्य नाउन होता है, उसका प्लूरल करना पड़ेगा। इसलिए इस सेंटेंस को इस तरह से करेक्ट किया जा सकता है सिस्टर्स इन लॉ लिख करके। तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ होता है, सिस्टर्स इन लॉज की जरूरत नहीं है, या फिर सिस्टर इन लॉज भी गलत होता है। तो इसलिए सिस्टर्स इन लॉ आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। इस तरह से यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ, और जो एरर है वो है सेकंड पार्ट में। एग्जाम में दोस्तों आपको ये सेंटेंसेस करेक्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ये डिटेक्ट करना होता है कि कौन से पार्ट में इसके एरर है। लेकिन ये डिटेक्ट करने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि सही क्या है, क्योंकि जब तक हमें सही चीज नहीं पता हम गलत चीज ढूंढेंगे कैसे। तो और अगर वहां पर हमने वाइल्ड गेसेस करने की कोशिश की तो वहां पर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि हमारे नेगेटिव मार्किंग के कारण स्कोर हमारा कम हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रहे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, women after women spoke against the practice of dowry। women after women, क्या ये सही यूज है? नो, क्योंकि जब भी हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं रिपीटेशन में, जब हमें रिपीटेशन दिखाना होता है, जैसे कि हम डे बाय डे यूज करते हैं, वन आफ्टर द अदर यूज करते हैं, इस तरह से विमेन बाय विमेन नहीं होता। जब भी इस तरह के वर्ड्स हमें यूज करने होते हैं तब ये दोनों ही साइड के जो नाउन्स है इन दोनों को भी सिंगुलर फॉर्मेट में यूज करना चाहिए। इसलिए यह होना चाहिए था कि वुमन आफ्टर वुमन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। इस तरह से यह सेंटेंस करेक्ट किया जा सकता है। इसलिए ये जो फर्स्ट पार्ट है ऑफ द सेंटेंस, इसमें है हमारा एरर, और इसको करेक्ट करके या फिर इसको ढूंढ के हमें एक मार्क मिल सकता है। इसलिए इस तरह से इसका एरर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ एफडी स्कीम्स इज दैट बैंक्स ऑफर लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एफडी स्कीम्स के काफी सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में सिर्फ उनमें से एक डिसएडवांटेज के बारे में बोला गया है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि बैंक्स हमें हमारी एफडी पर काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। ये कहना है इस सेंटेंस को। तो क्या यह सेंटेंस सही तरीके से फ्रेम किया हुआ है? इज इट ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट? लेट्स चेक। देखते हैं, शुरुआत में ही दिया है कि वन ऑफ द, और वन ऑफ द का रूल हमें पता है कि वन ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन होता है उसे हमें हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वो सिंगुलर तो नहीं। हाँ, ये तो सिंगुलर में यूज हुआ है, तो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस होना चाहिए था, क्योंकि डिसएडवांटेज प्लूरल हो सकता है ना, और प्लूरल ही होना चाहिए क्योंकि यहां पर वन ऑफ द यूज किया हुआ है। तो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडी स्कीम्स इज दैट बैंक्स ऑफर लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह से इस सेंटेंस का एरर हमें मिला ए पार्ट में, और ये है हमारा आंसर। देन 14th क्वेश्चन, आई विजिटेड राम्स एंड सीता's हाउस थ्राइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। मैंने राम और सीता के घर को 3 बार विजिट किया, लेकिन वो लोग मुझे नहीं मिले, द कपल वहां पर नहीं थे। इसका मतलब यह है कि राम और सीता
हस्बैंड एंड वाइफ है। जब हमने प्रीवियसली पॉजिटिव केस ऑफ अ नाउन पढ़ा तो उसमें देखा कि नाउन को जब हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो उसका पॉजिटिव केस बनता है, क्योंकि इस सेंटेंस में हाउस इस नाउन के ऊपर राम और सीता इन दोनों का पोजीशन है, इसलिए हमें इन दोनों का पैसिव केस किस तरह से बनाया जाना चाहिए यह सीखना पड़ेगा। तो आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस, तो इस चीज को एक रूल है, जब दो अलग अलग नाउन्स एंड से जोड़े गए होंगे और वो क्लोजली रिलेटेड होंगे तो उनके बाद आने वाला जो नाउन है उसके ऊपर पोजीशन उनका दिखाने के लिए इन दोनों भी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में हम सिर्फ दूसरे नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफे एस लगाकर उसकी पॉजिटिव केस करते हैं, पहले नाउन को पॉजिटिव केस करने की जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस को इस तरह पढ़ा या लिखा जा सकता है कि आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस थ्राइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। और क्या ये रूल सारे जगह पर एप्लीकेबल है? नहीं, एक और रूल है, क्योंकि इस रूल में मैंने कहा कि अगर ये दोनों नाउन्स क्लोजली रिलेटेड हैं तो ये रूल एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर दो नाउन्स अगर क्लोजली रिलेटेड नहीं है और अगला जो तीसरा नाउन है उसके ऊपर अगर उनका पोजीशन दिखाना है हमें, तो किस तरह से हम यूज करेंगे? मान लो एक सेंटेंस लिखता हूं कि दे आर Mahesh and Rishi's children। तो इस सेंटेंस में क्या ये सेंटेंस सही है? दे आर महेश एंड ऋषिज चिल्ड्रन, क्योंकि इन सेंटेंस में ये दोनों नाउन्स मेल के हैं, ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि महेश और ऋषि ये दोनों ही मेल है। तो इसलिए हम इस तरह से इस सेंटेंस को जो ऊपर हमने रूल लगाया वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इस केस में मान लो अगर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, वहां पर 10-12 लड़के खेल रहे हैं बच्चे, उसमें से मान लो 4-5 महेश के हैं और बचे हुए 4-5 ऋषि के हैं। तो ऐसी केसेस में महेश के अपने वाइफ के दोनों के मिलके वो बच्चे होंगे, ऋषि के और अपने वाइफ के मिलाकर वो बच्चे होंगे। तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि दे आर महेश एंड ऋषि चिल्ड्रन, क्योंकि ये इन दोनों के नहीं है। महेश एंड ऋषि आर नॉट क्लोज रिलेटेड। इस केस में हमें बताना पड़ेगा कि इनके अगर बच्चे सेपरेट है तो ये करना पड़ेगा कि दे आर महेश एंड ऋषिज चिल्ड्रन, क्योंकि इस केस में महेश और ऋषि आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, और ये जो चिल्ड्रन है इनके ऊपर इनका जो पोजीशन दिखाया जाता है ये भी सेपरेटली होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में से कुछ बच्चे सिर्फ ऋषि के हैं जिनके साथ महेश का कोई रिलेशन नहीं है, और कुछ बच्चे सिर्फ महेश के हैं जिनके साथ ऋषि का कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए इस ऐसे सेंटेंसेस में दोनों भी नाउन्स के साथ हमें अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजिटिव केस बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस था आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम इनकी पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर अटैकिंग द एनिमी। एनिमी के ऊपर हमला करने से पहले, अटैक करने से पहले उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बहुत सारी उसका नॉलेज होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड इंफॉर्मेशन यूज हुआ है क्या वो सही है? नो, क्योंकि इंफॉर्मेशन काउंट तो नहीं हो सकता, एक इंफॉर्मेशन दो इंफॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर अटैकिंग द एनिमी।
एनिमी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इसलिए इस सेंटेंस में सी है हमारा आंसर। तो सी है हमारा एरर। तो इस तरह से इस सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने नाउन का सेशन खत्म किया और आई होप कि आप सबको हमारा नाउन का ये जो सेशन था ये समझ में आया होगा और आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज और कुछ नए आइडियाज़ आपके क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स है तो आप हमें alphastudywinners@gmail.com इस मेल आईडी पर आप भेज सकते हैं या फिर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9922416666 इस नंबर पर। और हमारा ये जो YouTube चैनल है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए ताकि जब भी हम ऑनलाइन आए और जब भी हम नया वीडियो आपके लिए बनाए आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। और हमारा अल्फा स्टडी विनर्स के नाम से ये जो ऐप बना हुआ है, इस ऐप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो मटेरियल है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कीजिए अपने दोस्तों में और अपने जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं इन सब लोगों में शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।